हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम सीए फाइनल एएफएम का ट्रेंड और एबीसी एनालिसिस का वीडियो एक साथ देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने डीटी का ट्रेंड और एबीसी एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर दिया है, एफआर का भी कर दिया है और ऑडिट का भी कर दिया है, तो वो आप देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम एएफएम का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं, फिर हम उसके बाद एबीसी भी देख लेंगे और उसके बाद कुछ गाइडेंस भी मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले एएफएम में क्या कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है? हमने देखा था कि डीटी और एफआर में तो प्रॉपर ट्रेंड के हिसाब से ही पेपर आता है। आप देख सकते हैं वो वाले ट्रेंड एनालिसिस के जो वीडियो है ना, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा कि डीटी के अंदर तो पेपर बिल्कुल प्रिडिक्टेबल ही आता है कि क्वेश्चन 3A आएगा तो वो टीडीएस का या चैरिटेबल में से आएगा, वो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। क्वेश्चन 6 से आएगा तो वो टैक्स ऑडिट में से ही आता है, तो ऐसा सब वहाँ पे बताया हुआ है। क्वेश्चन 2 भी आता है तो वो एनआर टैक्सेशन में से ही आता है। वैसे ही एफआर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 सीएफएस या बिजनेस कॉम्बिनेशन में से ही आएगा। सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्वेश्चन 2A भी देखा था हमने, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से ही आता है। फिर मैंने आपको ऑडिट में भी बताया था कि इंस्टीट्यूट कोई भी प्रॉपर ट्रेंड नहीं फॉलो करता है, तो हमने उसमें प्रॉपर एबीसी एनालिसिस करके जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिए थे। अभी हम बात करेंगे एएफएम के ट्रेंड एनालिसिस की। एएफएम में देखो, इंस्टीट्यूट कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। एएफएम में ऐसे भी चैप्टर्स कम है। एएफएम में ऐसे भी 15 ही चैप्टर है हमारे पास। तो इंस्टीट्यूट इसमें कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं करता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में खाली सिक्योरिटी वैल्यूएशन पूछे या बिजनेस वैल्यूएशन पूछे, मर्जर एंड एक्विजिशन पूछे। कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। जैसे मई 24 में अगर उन्होंने पूछा मर्जर एंड एक्विजिशन क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर, तो वो शायद नवंबर 24 के अंदर उसको कुछ और भी पूछ सकते हैं, या अभी मई 26 के अंदर आपके अंदर कुछ और भी पूछ लेंगे। तो कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड फिक्स नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अब इसको आप अच्छे से देखिए। देखिए, मई 24 के अंदर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1A कहाँ से आया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर से आया 6 मार्क का। नवंबर 24 के अंदर आया सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस पोर्टफोलियो का 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। मई 25 के अंदर वापस सिक्योरिटी वैल्यूएशन का 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो ट्रेंड दिख रहा है, पर देखो इंस्टीट्यूट फिर खेल करता है अपना। सितंबर 25 के अंदर उन्होंने बिजनेस वैल्यूएशन पूछ लिया 6 मार्क का। जनवरी 26 के अंदर उन्होंने म्यूचुअल फंड पूछ लिया 6 मार्क का। तो आप मुझे बोलोगे कि मई 26 में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 1A में क्या पूछेगा, तो मैं बोलूँगा मैं कुछ नहीं बता सकता, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है। इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1B में आप देखोगे, मई 24 के अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा, म्यूचुअल फंड का 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा। नवंबर 24 में एडवांस कैपिटल बजटिंग का 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा। मई 25 के अंदर बिजनेस वैल्यूएशन पूछा। सितंबर 25 के अंदर फॉरेक्स पूछ लिया और जनवरी 26 के अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन पूछ लिया। अब क्या मई 26 के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही आप बाकी सब ये देखेंगे ना, मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। देखिए, सिंगल सिंगल मैं यहाँ पे कोई रीड करूँगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो हम सीधे है ना एबीसी एनालिसिस पे मूव कर जाते हैं। कोई भी ट्रेंड नहीं है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, कोई भी ट्रेंड एएफएम में भी फॉलो नहीं करता है इंस्टीट्यूट। एक और एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5A है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 8 मार्क का पूछा। फिर नवंबर 24 के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 6 मार्क का पूछा। फिर मई 25 के अंदर म्यूचुअल फंड पूछ लिया 7 मार्क का। सितंबर 25 के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछ लिया 7 मार्क का। और जैन 26 के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूछ लिया। अब आप बोलेंगे मई 26 के अंदर तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ सकता है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, अपन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें। एएफएम इज नॉट प्रिडिक्टेबल। तो हम अब मूव कर जाते हैं इसके एबीसी एनालिसिस के ऊपर और गाइडेंस के ऊपर। मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा, आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड इंस्टीट्यूट फॉलो ही नहीं करता। जैसे एक और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, पहले इंस्टीट्यूट क्या करता था, क्वेश्चन नंबर 5A को 8 मार्क का और 6 मार्क का बाइफरकेट करता था, दो क्वेश्चन में अंदर, मई 24 के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, उसके 3 टुकड़े कर दिए नवंबर 24 के अंदर। फिर मई 25 के अंदर उन्होंने उसको 7 7 मार्क का क्वेश्चन कर दिया। तो कोई मार्क्स का भी वेटेज भी फिक्स नहीं है कि अगर क्वेश्चन 5A आएगा तो 8 मार्क का आएगा या 6 मार्क का आएगा, वो भी फिक्स नहीं है। तो हम इसके प्रिडिक्ट करने की और बढ़ते ही नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा हम जाते हैं एबीसी एनालिसिस के ऊपर। अब एबीसी एनालिसिस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। एबीसी एनालिसिस पे डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का आता है, 88 मार्क्स का आता है।
डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का आता है? 88 मार्क्स का आता है। क्यों 88 मार्क्स का आता है? क्योंकि है ना इसके अंदर और का भी एक क्वेश्चन होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सी पार्ट आया ना, तो उसके अंदर सी के अंदर भी 2 पार्ट दे देंगे 4-4 मार्क का। या क्वेश्चन नंबर 3 के सी के अंदर कोई 2 पार्ट आया तो उसके अंदर भी 2 पार्ट दे देंगे, 3C का पार्ट ए और पार्ट बी 4-4 मार्क के लिए। उसमें से आपको कोई भी एक करना है। तो इसलिए पेपर कितने का हो जाता है? 88 मार्क का डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। एमसीक्यू हमारे 30 मार्क के होते हैं, तो 118 मार्क का हमारा पेपर होता है कुल मिला के। उसमें से आपको 100 मार्क का लिखने का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? देखो, हम यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे, एमसीक्यू की बात तो करते ही नहीं है। हम कोई भी एबीसी एनालिसिस में अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव की बात की ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है डिस्क्रिप्टिव की बात करके। वो कहीं से भी पूछेगा इंस्टीट्यूट, तो हम वहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जनवरी 26 के अंदर देख लेना। आईडीटी के अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या किया था कि स्टार्टअप आईडीटी के अंदर एफटीपी वाला का भी एमसीक्यू पूछ लिया था। तो इंस्टीट्यूट अब तो एमसीक्यू भी कहीं से भी पूछता है, तो हम वो प्रेडिक्टेबिलिटी पे नहीं जाते, हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। अब सबसे पहले ए कैटेगरी देखते हैं। ए कैटेगरी में सबसे पहले अपना चैप्टर आता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पिछले 5 अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का पूछा है ना सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। किसमें? सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, वो मैंने लिखा हुआ है। मई 24 के अंदर इंस्टीट्यूट ने पूछा 12 मार्क का, नवंबर 24 के अंदर पूछा 6 मार्क का, मई 25 के अंदर पूछा 10 मार्क का, सितंबर 25 के अंदर पूछा 12 मार्क का, और जैन 26 के अंदर पूछा 4 मार्क का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या हुआ? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क का पूछा मई 24 के अंदर, नवंबर 24 के अंदर 8 मार्क का, मई 25 के अंदर 6 मार्क का, सितंबर 25 के अंदर 6 मार्क का, और जनवरी 26 में 8 मार्क का। तो टोटल कितने मार्क का हुआ? 20 मार्क का। मई 24 के अंदर, नवंबर 24 के अंदर 14 मार्क का, मई 25 के अंदर 16 का, सितंबर 25 के अंदर 18 का, और जनवरी 26 के अंदर 12 मार्क का पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? इसमें एमसीक्यू भी अच्छे खासे इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, और ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत सारे चैप्टर का बेस तैयार हो जाएगा। सपोज बेस किसके लिए तैयार हो जाएगा? सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ोगे तो बिजनेस वैल्यूएशन के लिए हो जाएगा, तो उधर आपको हेल्प मिलेगी। फिर हमारे और आगे चैप्टर्स करते हैं। ये दोनों आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप सीक्वेंस वाइज ही जाना। पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ना, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना। क्योंकि क्या होगा, सीक्वेंस वाइज नहीं जाओगे ना आप, तो आपका सीक्वेंस ब्रेक होगा ना, तो आपको आगे के चैप्टर्स में तकलीफ आने वाली है। फिर थर्ड चैप्टर आप पढ़ना म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी टू स्कोर है, आपको आराम से इजीली मार्क्स दे के जाएगा। मैं आपको इसमें लास्ट में स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। देखो, 8 मार्क का क्वेश्चन आया था मई 24 के अंदर, नवंबर 24 के अंदर 6 मार्क का आया था, मई 25 के अंदर 7 मार्क का आया, सितंबर 25 के अंदर 11 मार्क का आया, और जैन 26 के अंदर 12 मार्क का आया था। म्यूचुअल फंड होने के बाद आप कर सकते हैं बिजनेस एंड वैल्यूएशन कर लेना पहले, मर्जर एंड एक्विजिशन उसके बाद करना। बिजनेस वैल्यूएशन मई 24 के अंदर नहीं आया था एक भी मार्क का, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में नवंबर 24 में आया, उसके बाद 4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, मई 25 के अंदर आया 11 मार्क का, सितंबर में आया 13 मार्क का, और जनवरी में आया 4 मार्क का। फिर म्यूचुअल फंड के बाद बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन के बाद ये एक मर्जर एंड एक्विजिशन देख लेना। मर्जर एंड एक्विजिशन देख लेना, वो कितने मार्क का आया था? मई 24 के अंदर 10 मार्क का, नवंबर 24 के अंदर आया था 4 मार्क का, मई 25 के अंदर आया 4 मार्क का, सितंबर में पूछा ही नहीं था, और जैन 26 में आया 4 मार्क का। डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है। तो ये 5 चैप्टर्स हुए। ये 3 चैप्टर अब कितने मार्क्स के पूछे थे इंस्टीट्यूट ने? 18 मार्क के मई 24 के अंदर, नवंबर 24 के अंदर 14 मार्क के, मई 25 के अंदर 22 मार्क के, सितंबर 25 के अंदर 24 मार्क के, और जैन 26 के अंदर 20 मार्क के पूछे गए थे। अब यहाँ तक आप कंप्लीट करते हो डिस्क्रिप्टिव, तो आपका अच्छा खासा पोर्शन ऐसे ही तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? अब डेरिवेटिव की बारी। डेरिवेटिव का आपको चैप्टर पढ़ना है। डेरिवेटिव भी अच्छा है एमसीक्यू पर्पज से भी और डिस्क्रिप्टिव के पर्पज से भी। मई 24 के अंदर 6 मार्क का, नवंबर 24 के अंदर 10 मार्क का, मई से 25 के अंदर 7 मार्क का, सितंबर 25 के अंदर 4 मार्क का, और जैन 26 के अंदर तो 14 मार्क का पूछ लिया था। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब डेरिवेटिव होने के बाद आप कर सकते हो IRM। डेरिवेटिव होने के बाद आप कर सकते हो IRRM, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों है ना सिमिलर पैटर्न पे ही जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट स्वैप आएगा उधर। तो ये इजी चैप्टर्स है। डेरिवेटिव करने के बाद तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो ये देखिए, और इंस्टीट्यूट है ना इसको भी तगड़ा पूछता है। मई 24 के अंदर 10 मार्क का पूछा, नवंबर के अंदर 6 मार्क का, मई 25 के अंदर 7 मार्क का, सितंबर 25 के अंदर 4 मार्क का, और जैन 26 के अंदर 6 मार्क का। तो इन दोनों को टोटल डेरिवेटिव और IRRM मिला के इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क का पूछा? 16 मार्क का मई 24 के अंदर पूछा, नवंबर 24 के अंदर 16 मार्क का पूछा, मई 25 के अंदर 14 मार्क का पूछा, सितंबर 25 के अंदर 8 मार्क का, जैन 26 के अंदर 20 मार्क का। तो इंस्टीट्यूट ये भी रिपीटेटिव पूछ रहा है।
देखो अब आप यहाँ पे ये सिर्फ 7 चैप्टर भी देखोगे ना अच्छी तरीके से तो आपको बहुत सारा कवर्ड हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी हो जाएगा और एमसीक्यू में भी हो जाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, चैप्टर 8 करोगे, मतलब चैप्टर 8 मतलब सीक्वेंस में कौन सा करना है आपको, एडवांस कैपिटल बजटिंग। देखो एडवांस कैपिटल बजटिंग तभी अड़ना जब ऊपर के सारे चैप्टर हो जाए, क्योंकि एडवांस कैपिटल बजटिंग क्या है, सबका मिक्सचर टाइप ही दिखेगा आपको, उसमें थोड़ा पोर्टफोलियो का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, उसके अंदर सिक्योरिटी वैल्यूएशन का भी आ जाता है, तो सबका क्या है थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके वो ईजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना। ज़्यादा तो एएफएम में क्या होता है, सबका पीवी करने का ही बोलते हैं, फ्यूचर की डेट को प्रेजेंट में खींच के लाओ, वही बातें चलती रहती है। मई 24 के अंदर 8 मार्क का पूछा, नवंबर 24 के अंदर 12 मार्क का, मई 25 के अंदर 6 मार्क का, सितंबर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था, जैन के अंदर 4 मार्क का क्वेश्चन था। डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर आपको करना है। देखो ऐसे तो क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, फॉरेक्स होने के बाद ही आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको रेट सिलेक्ट करनी है। पर मैं आपको सही बोलूँ, मैंने जब मई 25 के अंदर अटेंड दिया था, मैंने फॉरेक्स को छुआ तक नहीं था। एक बार मैंने अजय सर के लेक्चर देखे थे, उसके बाद फिर उन्होंने भी ऐसे भी सी कैटेगरी में डाला हुआ था उस चैप्टर को, और मेरे से भी उसमें 70-80 सम्स थे, तो सारे होना पॉसिबल नहीं थे, तो मैंने वो चैप्टर नहीं किया। उसके बदले मैंने क्या किया, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो जो वो रेट्स आ रही थी ना, मतलब फॉरेक्स का कुछ पोर्शन आता है, कुछ मतलब बेसिक्स, आप सम को भी 2-3 बार कर लोगे ना, उसी में से सम्स आते हैं, तो भी आपको वो दिमाग में उतर जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरनेशनल एफएम आप अच्छे से कर लेना, फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि वो पूछता अच्छा खासा इंस्टीट्यूट। मई 24 के अंदर उन्होंने पूछा 8 मार्क का, नवंबर के अंदर 10 मार्क का, मई 25 के अंदर 6 मार्क का, सितंबर 25 के अंदर 7 मार्क का, और जैन 26 के अंदर 6 मार्क का। तो डिस्क्रिप्टिव आया पूरा इसका 16, 22, 12, 7 और 10। तो टोटल यहाँ पे ए कैटेगरी का आप देख लेना, मैंने यहाँ पे ए कैटेगरी का टोटल 5 अटेम्प्ट का बताया हुआ है। अब बी कैटेगरी में क्या आता है, देखो फॉरेक्स आता है। अब जैसे ये फॉरेक्स वाला जो चैप्टर हुआ ना, अब इंस्टीट्यूट इसको पूछता भी है और ये टफ भी चैप्टर है। मैंने खुद ने ये स्किप किया था, मेरे भी एफ में 68 मार्क है, मैंने भी स्किप किया था, और मेरा है ना मई 25 के अंदर अटेम्प्ट था। चलो आप बोलोगे कि मई 25 के अंदर तो डिस्क्रिप्टिव में 4 मार्क का ही आया था, तो भाई आपकी किस्मत अच्छी थी। हाँ आपकी बात सही है, मेरी किस्मत अच्छी थी, और उस टाइम पेपर भी थोड़ा इजी था। नवंबर 24 के अंदर बहुत हार्ड पेपर आया था, मई 25 के अंदर इजी था, ये सितंबर वाला भी इजी था, और इस बार जैन 26 में तो बजाई है, ताबड़तोड़ बजाई है सबकी। तो अब मैं सही बोलूँ ना, मेरे को तो लगता है मई 26 के अंदर है ना पेपर एएफएम का इजी आएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ था कि जब है ना मई 24 आया था ना, मई 24 के अंदर एएफएम का पेपर बहुत इजी था, बहुत लोगों के एग्जामिनेशन आए थे। नवंबर 24 जब मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था, तब पेपर बहुत हार्ड आया था, मेरे कम से कम शायद 32 या 34 मार्क का आए थे। फिर मई 25 के अंदर सब पेपर भी ईजी था, शायद मेरा प्रिपरेशन भी थोड़ा ज़्यादा ही था, तो मेरे 68 मार्क्स आए थे उसमें। सितंबर 25 के अंदर मैंने सुना था कि पेपर इजी था, और जैन 26 का तो पेपर बहुत हार्ड था। ग्रुप 1 में बहुत सारों को एग्रीगेट रहेगा जैन 26 के अंदर, तो एएफएम की वजह से ही रह जाएगा। ऑडिट तो ऐसे भी सबको हार्ड लगता है, ऑडिट में तो मार्क्स ही नहीं देता है इंस्टीट्यूट। फिर आपका अगर ये फॉरेक्स में अगर देखो आपको टाइम मिलता है और आपको चीज़ें समझ आती है और आपको रेट्स को कन्वर्ट करने का उधर ध्यान आता है, फिर ही आपको इसके ऊपर मुड़ना है। मैं तो पहले बोलूँगा पहले के 9 तो कर लो, पहले के तो 9 तो कर लो, क्योंकि आप जब एफआर का पेपर लिख के आओगे ना, उसके बाद आपके पास फॉरेक्स ये सब करने का टाइम ही नहीं होगा। मैं खुद बोलता हूँ एक एक सम तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप देख के चले जाओ, वो भी बहुत, जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं, अजय अग्रवाल सर है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट डालते हैं, वो भी आप देख के चले जाओ तो बहुत बड़ी बात होगी। कितने सम कर लोगे आप, उसमें भी 300 सम होते हैं क्या, 2 दिन पहले 300 सम थोड़ी करने जाओगे आप, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो मेरे तो लास्ट लास्ट में ना सारे कॉन्सेप्ट के पेजेस घुमाए थे। तो आपको क्या करना है कि जब भी एग्ज़ाम हो, देखो आप सब क्वेश्चन आपके अगर एबीसी आपने प्रॉपर किया हुआ है, आपको बताया कि मैं 10 चैप्टर कोई भी चैप्टर के देख लूँगा तो हो जाएगा मेरा, तो आप पूरा देख लेना वो 10 क्वेश्चन, तो आपका क्या है कि सब ग्रिप हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका है ना सारा नहीं देख पा रहा है, वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले सब कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना है, उसने किसी भी टीचर से पढ़ाओ। जैसे जनरली एएफएम तो अजय अग्रवाल सर का ही बेस्ट है, मैं खुद वही रिकमेंड करता हूँ सबको। तो अगर आपने उनसे पढ़ा है तो उनकी जो कॉन्सेप्ट बुक है वो आप सिर्फ खाली पहले आपने सॉल्व किया होगा। आपको क्या लगता है कि मेरे को नहीं आएगा, मेरे को नहीं आएगा, अरे तुमको सब आएगा, तुमको याद भी आएगा वहाँ पे जाके, और तुम लिख भी पाओगे। पर उसमें क्या होता है, एएफएम में आपको कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे एडजस्टेड एनपीवी निकालना है तो वो कैसे निकाले, कि ईबीडी ईबीडी फाइंड करना हो तो वो कैसे करे,
तो वो सब फॉर्मूला और जो टेबल्स होते हैं, क्या ऐड बैक करना है, क्या लेस करना है, तो वो सब आपको याद रहना चाहिए। तो वो देख के चले जाओगे ना तो आपको एग्जाम में तो आ ही जाएगा। जैसे मार्केट वैल्यू एडेड निकालते थे अपन, ईवीए निकालते थे, तो उन सब के तो फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए। जैसे वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, मेरे को जो भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो वो सब तो आपको याद होना ही चाहिए। बाकी तो देखो एएफएम में तो आपके पेपर अगर थोड़ा इजी आया, मतलब एवरेज भी आया ना, तो भी आपके शायद तो कहीं भी नहीं गए। आपका ग्रुप वन का टोटल एफआर एएफएम ही निकालेंगे। ऑडिट का तो भरोसा ही मत करना। ऑडिट का तो मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ। मेरे खुद के 35 मार्क्स थे, वो 5 मार्क का ग्रेस था, क्योंकि वो आपको भी बताया कि इंस्टीट्यूट ग्रेस देता है जब अपने टोटल निकल जाए और एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन हो। वो आप अंकुश श्रीमार सर का वीडियो देखना, उसमें उन्होंने बताया हुआ है वो कैसे होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस की ओर। अब इसके बाद बी कैटेगरी में कौन सा डाला मैंने, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में सिक्योरिटी एनालिसिस। वो मई 24 के अंदर पूछा 6 मार्क का, नवंबर 24 में अंदर पूछा ही नहीं, मई 25 के अंदर 4 मार्क का पूछा, सितंबर 25 के अंदर 4 मार्क का पूछा और जैन 26 के अंदर 4 मार्क का पूछा। सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या होता है, एक सेपरेट वो क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर सिक्योरिटाइजेशन कर लेना, आप आता ही रहता है 4 4 मार्क का, नवंबर 24 में नहीं आया था, बाकी हर अटेम्प्ट में आता ही रहता है। स्टार्टअप फाइनेंस देख लेना, हर अटेम्प्ट में आता ही रहता है 4 4 मार्क का। बी कैटेगरी कर लोगे तो आपका मई 24 के अंदर 14 मार्क का आया था, नवंबर 24 के अंदर 18 मार्क का आया था, मई 25 के अंदर 16 मार्क का आया था, सितंबर 25 के अंदर 23 का आया था और जैन 26 के अंदर 22 मार्क का आया था। और अब सी कैटेगरी पे पहुंच जाते हैं। जैसे ये रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर हो गया, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर हो गया, तो ये आप सी कैटेगरी में डाल सकते हो। देखो थियरी में ऐसा है ना, थियरी में अगर आप कर रहे हो, कोई भी अगर यहाँ पे थियरी अगर करने जा रहा है तो मेक श्योर करना कि है ना, कॉन्सेप्ट बुक के सिर्फ आप इंपॉर्टेंट हेडलाइन देख के जाओगे ना वहाँ पे, तो उसके आपको आधे आधे मार्क ही मिलेंगे। अंदर का भी कंटेंट आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है जैसे रोल ऑफ सीएफओ देखा तो उसके 4 पॉइंट ऊपर ऊपर से देख लिए, पर उसके अंदर का आप कुछ भी खिचड़ी लिख के आओगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपने इंटर में एसएम के सब्जेक्ट में भी देखा होगा, बहुत लोग वहाँ पे फेल होते थे। क्यों फेल होते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, सिर्फ हेड पॉइंट्स याद करते थे, अंदर का कीवर्ड वीवर्ड गया वो उसको कोई ध्यान नहीं देता था, तो उधर वो लोग फेल होते थे। तो अगर आप थियरी कर रहे हो तो थियरी अच्छे से करो, की पॉइंट्स को हाईलाइट करो, या अंदर का कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा याद करने का ट्राई करो। अगर ये सब कर लोगे तो आपका यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूँगा कि पहले तो आप है ना ये 9 चैप्टर्स है ना वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छे से कवर हो जाएगा और एमसीक्यू का भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर हो जाएगा। फिर अगर आपके पास किसी के पास टाइम रहता है तो वो बढ़ जाए फॉरेक्स की ओर। फॉरेक्स अगर नहीं कर पा रहा है तो वो थियरी की ओर बढ़ जाए, थियरी भी याद करने का ट्राई करे। किसी भी सर की कॉन्सेप्ट बुक पे आप ध्यान मत दीजिए, मैं तो बोलता हूँ किसी भी सर की, किसी का नाम वो नहीं लेना चाहिए, किसी भी सर की कॉन्सेप्ट बुक पे ध्यान मत दीजिए। डायरेक्ट मॉड्यूल से वो चैप्टर उठाइए और डायरेक्ट मॉड्यूल से वो देखते जाइए। क्योंकि क्या होता है कॉन्सेप्ट बुक में है ना, कोई टीचर पूरा पूरा कंटेंट तो नहीं उतारता है, सिर्फ क्या करता है हेड पॉइंट्स सब ले लेते हैं। जैसे कोई भी हेड पॉइंट ही लिया वो याद रख लेने का, अंदर का कंटेंट खुद का बना के लिखने का, तो वो अपन को नहीं करना है। आप तो है ना इसका मॉड्यूल ही पकड़ना, मॉड्यूल आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे हम पूरा एफआर का एएफएम का हमने एबीसी और ट्रेंड एनालिसिस देखा। ये ट्रेंड एनालिसिस सिर्फ आपके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काम करेगा कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो मैंने यहाँ पे उतारा है। आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो कर लेना, बाकी तो उसका कोई रिलेवेंस ज़्यादा होगा नहीं। मैंने इसका भी एक वीडियो इसीलिए लिया है क्योंकि दो दो सेपरेट वीडियो करके कोई काम नहीं था, आपका भी टाइम वेस्ट होता। अब हम यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं कि एएफएम में क्या ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे भी एएफएम में 68 मार्क्स थे। अब एएफएम में क्या है ना, एएफएम में आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। आप मेन आंसर वो क्या होता है कि आपको एक तो वो डेसिमल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने डेसिमल्स तक, 3 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करे कि कैसे राउंड ऑफ करे। और आपको है ना पूरा अच्छे से प्रेजेंट करना है। अच्छे से प्रेजेंट करना है मतलब क्या होता है, जैसे एक्स प्लस क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, x+23 = 50 हो रहा है ना, तो इधर है ना x इज इक्वल टू डायरेक्ट आपको 27 नहीं लिखना है,
यहाँ पे लिखना है आपको x इज इक्वल टू 50 माइनस 23, तो तब जाके वो 27 हुआ, ऐसा पूरा बताना है आपको। बिल्कुल प्रॉपर स्टेप वाइज जाओ ना आप, प्रॉपर स्टेप वाइज जाओगे तो कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आप क्या करते हो कि डायरेक्ट यूँ सोचते हो कि आपको एग्जामिनर को तो सब बताए, आपको तो पूरा पूरा स्टेप्स लिखना है, जैसे फ्लो जाता है वैसे वैसे ही लिखना है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा आपको अजय सर का देख लेना, बेस्ट टीचर है। मैंने भी उनका ही देखा था, उनकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, एफआर के भी अंदर उनकी वजह से ही इतने अच्छे मार्क्स आए। ऐसे तो किसी टीचर का नाम लेके कोई वो नहीं है, पर उन्होंने उनकी वजह से आए, इसलिए मैं यहाँ पे उनका नाम लेता हूँ। आप देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कहीं भी डाउट, मतलब उनका फ्लो ऑफ टीचिंग एएफएम के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, एफआर के लिए भी अच्छा है, एएफएम के लिए तो बहुत तगड़ा है। वो जैसे पढ़ाते हैं, उनके रिवीजन लेक्चर या वो सब आप देख लोगे ना तो आपको अच्छे से काम हो जाएगा। मैं बाकी टीचर से ना मैंने एएफएम का भी देखा है, मैंने तो सिर्फ उनका ही वीडियो देखा था, उनके लेक्चर्स लिए थे मैंने, और उनसे ही मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। आप वो देख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से जमा रखा है ना। ये मैं आपको बताऊँ ना, जैसे हमने यहाँ पे बात की ना म्यूचुअल फंड चैप्टर की, तो उसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है। ये मर्जर एंड एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन में तो बहुत कम कम क्वेश्चन ही है उनके अंदर। 40 50 क्वेश्चन होंगे, वो इनफ है, क्योंकि इतने इतने अगर मार्क्स के चैप्टर होंगे तो 40 क्वेश्चन करने में क्या जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 35 क्वेश्चन, उसको आप पहली बार करोगे तो सारे के सारे करोगे, दूसरी बार करोगे तो फिर अपने आप ABC करके उसके अंदर 20 क्वेश्चन ही ए या बी कैटेगरी के रहेंगे आपके। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं करने के होते लास्ट डे पे, तो वो तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो ना ही। तो आपको एक अच्छा टीचर से लेक्चर देखने या वीडियो रिफर करना है। अभी भी अगर आप एएफएम में कहीं तकलीफ पा रहे हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अजय सर का वीडियो रिवीजन वीडियो देख लेना, क्योंकि क्या है, आपको तकलीफ नहीं आएगी। इसके बाद हमें ना, अगर आप चाहोगे तो मैं इसका मेरा सर्टिफाइड कॉपी भी आपको बताऊँगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आईडीटी का वीडियो डालेंगे, आईडीटी का 2 वीडियो आएंगे। आईडीटी का एक ट्रेंड एनालिसिस का भी आएगा वीडियो, एक वीडियो आएगा एबीसी एनालिसिस का भी। दोनों अलग अलग वीडियो आएंगे। ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो आएगा हमारे 550 सब्सक्राइबर हो जाने के वक्त, और एबीसी एनालिसिस का आएगा 600 सब्सक्राइबर आप जब कर दोगे तब। और किसी को भी इसके नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाए। टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो भी आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हाई लिख के भेज दीजिएगा। किसी को बात करनी है तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि चैट पे ज़्यादा बात कर नहीं पाते, कम्युनिकेशन फ्लो अच्छा नहीं होता है, तो कॉल पे भी अपन बात कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। और हम इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अपने चैनल पे 513 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लिंक्डइन से भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी अच्छे खासे लोग जुड़ चुके हैं। तो ऐसे ही हम ये जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।